श्वेतांबरी ने लिखा है कि प्रणाम अनंत श्री, दिन भर में मेरी ऊर्जा के स्तर में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होते हैं। सुबह बहुत ही कम ऊर्जा रहती है। चाय जैसे स्टिमुलेंट की ज़रूरत क्यों रहती है? देखिए, आप डॉक्टर हैं तो जो सामान्य फिजियोलॉजिकल नॉलेज है वो तो आपको है ही है। तो ये जो फिजिकल एनर्जी कम और ज़्यादा है उसका जो मेडिकल और फिजियोलॉजिकल रीजन है वो तो आप अच्छे से समझती ही हैं। बाकी आदतें हैं और कंडीशनिंग है। चाय स्टिमुलेंट है थोड़ी सी, जो आप लिखते हैं कि चाय की ज़रूरत क्यों पड़ती है। किसी किसी को चाय बहुत स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, तो चाय निर्दोष है, उसमें कोई परेशानी नहीं, चाय का उपयोग करिए। चाय की जो कहानी है वो तो आपको पता ही होगी कि जब भारत से बौद्ध धर्म चीन गए तो वहाँ पर उन्होंने चाय की खोज करी, पौधे उन्होंने देखे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे साधक थे, ध्यान व्यान करते रहते थे, बैठ के सोते रहते थे, ऊँघते रहते थे। तो बौद्ध धर्म ने कहा कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये लोग थोड़ा चैतन्य रहें। तो उन्होंने देखा कि ये एक संयोग से ऑब्जर्व की हुई घटना थी, इसलिए वो आई। उन्होंने देखा कि कुछ बकरियां हैं, भेड़ें हैं, एक पौधा है, उसकी पत्तियां खाती हैं तो वो बड़ी स्फूर्तिवान हो जाती हैं, तरोताज़ा हो जाती हैं। तो बौद्ध धर्म ने भी वो पत्ती खा के देखी, पत्ती तो कड़वी लगी उनको, लेकिन उनको कुछ स्टिमुलेंट कुछ लगा, उन्हें कुछ अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने और उस पर प्रयोग किया। बौद्ध धर्म बड़े प्रयोग धर्मी व्यक्ति थे, जैसे अपने इधर गोरखनाथ जी बड़े प्रयोग धर्मी व्यक्ति थे, वैसे ही बौद्ध धर्म थे। तो चाय के उसमें आपको पता है ये बात कि नहीं पता है कि बिल्कुल शुरुआती दौर में जो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उस समय मैं तो था नहीं, तो पढ़ाई है ऑब्वियसली, कि शुरुआती दौर में चाय को लोग उबालते थे और पत्ती खा लेते थे, पानी फेंक देते थे, क्योंकि अभी उनको था कि पत्ती खाती, भेड़ बकरियां पत्तियां खाती थी, तो पत्ती खाकर भी अच्छा लग रहा था, पानी फेंक देते थे उबालकर। फिर किसी दिन किसी मेडिटेटर ने पानी पी लिया, उसको प्यास लगी थी, उसने सोचा कि क्या फेंकें, यही पानी पी लेते हैं, तो उसको पत्ती खाने से ज़्यादा अच्छा लगा। तो उस दिन से चाय का आविष्कार हो गया कि ये भाई इसकी पत्ती थोड़ी सी आप उबालिए और उसका पानी पीजिए तो अच्छा लगता है। तो चाय निर्दोष है। तो उसको पोएटिक ढंग से चीन में शुरुआत में ये कह दिया गया था कि चाय जो है बौद्ध धर्म की पलकें हैं। पलकें वलकें तो एक कहानियाँ होती हैं, बस ये है कि बौद्ध धर्म ने बड़े जतन से उसको खोजा और उसको धीरे धीरे डेवलप किया। तो चाय पीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव है उसके लिए हमको थोड़ी सी अपनी आदतों की शैली बदल देनी चाहिए और अपने स्लीपिंग पैटर्न उन पर ध्यान देना चाहिए। उस सब से हम उसको ठीक कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आमतौर से एक और मनोवैज्ञानिक चीज़ ऑब्जर्व करी गई है, वो भी एक बड़ी विचित्र चीज़ है। अब हमारे देखिए रूटीनी लाइफ में वो लागू नहीं हो पाती कि जो पुरुषों और महिलाओं का सोकर जगने का टाइम है वो थोड़ा फर्क है। यानी कि जो फीमेल बॉडी है वो नेचर ने ऐसे डिजाइन की थोड़ी देर तक सोए, मेल बॉडी जल्दी उठने के लिए डिजाइंड है। हमारे समाज में क्या उल्टा हो गया है कि जो मेल बॉडी है वो 10-11 बजे तक पड़े रहते हैं सब। स्त्रियों को घर का काम है, ऑफिस जाना है, तमाम जिम्मेदारियां हैं, तो वो जल्दी जल्दी सुबह उठते हैं अपनी नींद को काट कर तोड़ कर। तो वो फिर उनको धीरे धीरे थकान का अनुभव देता है। तो अगर ये लग्जरी हम एंजॉय कर सकें, या महिलाएं वो लग्जरी एंजॉय कर सकें कि जितनी देर सोते हैं उससे थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और सो लें, तो वो ज़्यादा ऊर्जावान और फ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि आधा 1 घंटा ही बहुत बड़ा अंतर डाल देते हैं। और जो पुरुष पहले 10 बजे तक सोते रहते हैं उनको चाहिए कि सुबह उठ के
योग प्राणायाम करें, एक्सरसाइज करें, टहलने जाएं और घर का काम भी करें। चाय वाय बना के दें घर में, वो सब काम पे पुरुषों को लगाइए जो घर के होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी क्लॉक थोड़े पहले उठने के लिए डिजाइंड है, महिलाओं की बॉडी क्लॉक थोड़े बाद में उठने के लिए डिजाइंड है। और ये फासला जो स्टडीज हुई हैं वो कहती हैं आधे घंटे से 1-1.5 घंटे तक का हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इतना है। तो ये सब परिवर्तन करके आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकती हैं। और फिर आता है जो मन की चर्चा हो रही थी, मन की प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आपको धीरे धीरे करके ऊर्जावान बनाती। कैसे? कि आप थकने के लिए अपने डिज़ाइन को कम करिए। ये तब लागू होगा जब आपका दिखे नरिशमेंट, रेस्ट, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, उसमें कमी नहीं है। उसके बाद फिर अपनी प्रोग्रामिंग, स्फूर्ति की, शक्ति की, वो सब चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को आप देखकर आगे चल सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ है जो सभी को ध्यान देनी चाहिए। मेडिटेटर को तो देखिए होशपूर्ण रहना चाहिए, सबकी अपनी बॉडी क्लॉक होती है। तो सोने के अपने और जगने के अपने उनके पूरे साइकिल होते हैं। तो कभी क्या होता है, वो साइकिल कहीं पर किसी का अलग ढंग से, और वो उसी साइकिल में नहीं सोता, उसी साइकिल में नहीं सोता जहाँ पर उसको सोने की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो हमेशा थका रहेगा। किसी का वो सुबह 4 बजे का हो सकता है, किसी का सुबह 7 बजे का हो सकता है, किसी का दोपहर के 2-3, मतलब कोई भी टाइम हो सकता है। आम तौर से तो हमारे रात और दिन के जो पैटर्न बन गए हैं आदतों के, उसी के हिसाब से वो होता है। तो उसकी खोज करनी ज़रूरी है। जैसे कि मेडिकली जो वेट लॉस वगैरह पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, डॉक्टर्स वगैरह, उनसे जो मेरे पास जानकारी है कि इंसान के भूख लगने के भी जो टाइम है वो पीक टाइम सबके अलग अलग होते हैं। तो अगर हम अपने वो पीक टाइम को पकड़ लेते हैं और उसी समय भोजन करते हैं 2 बार, बस 2 बार काफ़ी है, तो हमको शक्ति भी मिलती है, नरिशमेंट भी मिलता है और हमारा वेट लॉस भी होता है। अगर हम वो पीक टाइम मिस कर देते हैं और फिर आदत के अनुसार खाना खाते हैं कि नहीं हमको तो 2 बजे लंच करना है और हमको भूख लग रही थी 12 बजे, तो अब वो 2 बजे वाला हमारा वेट भी बढ़ाएगा और हमें उतना नरिशमेंट भी नहीं देगी, हमारी बॉडी रजिस्ट करेगी उससे। इसी तरह से ये सब नींद, भोजन के सब पैटर्न हैं, इनको ऑब्जर्व करना चाहिए। और कभी कभी 10 मिनट की नैप भी बहुत रिफ़्रेश कर देती है। रूटीनी लाइफ में, अब मान लीजिए आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कितना पॉसिबल है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें कुछ निकालने की कोशिश करनी चाहिए। कभी 10 मिनट आप बस रिलैक्स कर लेते हैं, उसी में आप स्फूर्तिवान हो जाते हैं। बाकी भोजन के, रिलैक्सेशन के, ये सब काम करिए और थोड़ी देर तक और सोइए। घर में आपके जो भी मेल मेंबर्स हैं उनको काम दीजिए कि आगे से वो सुबह चाय बनाकर आपको दिया करें। चाय आपको अच्छी लग रही है, चाय मुझे भी अच्छी लगती है, अपने हिंदुस्तान में बहुत लोगों को अच्छी लगती है। तो इससे घर का वातावरण भी थोड़ा अच्छा होगा और जो भी लोग हैं वो ज़्यादा स्फूर्तिवान रह पाएंगे।